जिसके बाद से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो सक्लूजन के अंदर रहना स्टार्ट कर देता है। वही जो गोल्डन टाइगर लीजेंड ट्रेजर होता है वो सारे के सारे बाहर के साइड में प्रोटेक्ट कर रहे होता है एंड 24/7 ये लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहते थे। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को गावाओशी देखने के लिए मिलता है जो कि अपनी फैमिली केव के अंदर जा रहा था, यानी कि अपनी फैमिली रेसिडेंसीज के अंदर। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है काफ़ी सारे लोग उसे ग्रीट करते हैं पैट्रियार्क पैट्रियार्क करके। जैसे ही गावाओशी अपने फैमिली केव के मेन रेसिडेंसीज के अंदर जाते थे वहाँ पे सब लोग उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे थे, क्योंकि पूरे के पूरे गाँव फैमिली के अंदर वो इकलौता अभी इटर्नल ट्रू गॉड बच चुका था। एंड एक सच ये भी था कि इस बंदे ने खुद अपने फैमिली के सारे इटर्नल ट्रू गॉड्स को वाइप आउट कर दिया था। उसके बाद जो गावाओशी होता है वो डायरेक्टली अंडरग्राउंड प्रिज्म के अंदर चले जाता है अपने क्लैन के, जहाँ पे हम लोगों को काफ़ी सारे गार्ड देखने के लिए मिलता है। गावाओशी इन सारे गार्ड्स को यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद हम लोगों को गावाओशी के सामने एक प्रिज्म देखने के लिए मिल सकता था। उस प्रिज्म के अंदर था एक बुढ़ा। वो बुढ़ा गावाओशी की तरफ देखते हुए कहता है, कमांडर गावाओ, फाइनली आपको अभी मेरी चिंता हो ही गई। क्या आपको सही में याद आ गया कि मैं तुम्हारा बाप हूँ? मतलब गाइस, ये जो बुढ़ा जो कि केज के अंदर बैठा हुआ था ये और कोई नहीं है, गावाओशी के पिता थे। जो गावाओशी होता है वो अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक कैद करके रखा है एंड अभी तक जिंदा रखा है, बट उसके बाद भी तुम इस चीज को समझे नहीं कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों रखा है। मैं सही में तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। वही उसके फादर कहता है कि क्या डिसअपॉइंटमेंट, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे जो फादर है वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए भीख मांगे कि तुम उसे छोड़ दो, तुम एक गद्दार हो जिसने अपनी फैमिली के साथ गद्दारी किया। गावाओशी अपने पिता की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे कुल मिला के 109 बच्चे हैं एंड मैं बस तुम्हारे ठरकपन का एक नतीजा हूँ जो कि तुमने गाँव फैमिली के एक मेड के साथ किया था, यानी कि नौकरानी के साथ। यानी कि गाइस इसका ये जो बाप था ये काफी ज्यादा ठरकी किस्म का इंसान था। इसके काफी सारे बच्चे थे, ये कहीं पे भी जाता था और किसी के साथ भी समझ लो आप। इसके ठरकपन के वजह से इसके इतने सारे बच्चे थे, बट इसको खुद को भी नहीं पता था कि इसके इतने सारे बच्चे हैं। वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान तक नहीं देता था। गावाओशी को उसकी नौकरानी माँ ने पाला था एंड एक दिन उसकी जो माँ होती है वो काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। उसके जो फादर होता है वो उसको देखने तक नहीं आते। एट द एंड उसकी जो माँ होती है वो भी मारी जाती है, जिसके बाद जो गावाओशी होता है वो काफी ज्यादा मेहनत करता है एंड अपनी मेहनत से वो हुआंग सिटी के गार्ड की पोस्ट के अंदर रिक्रूट होता है। इसके बाद उसके टैलेंट और स्किल्स के कारण वो मौलीजाओ का एक डिसाइपल बनता है एंड उसके बाद से उसको काफ़ी ज़्यादा इज्जत और शोहरत ये सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती है। एंड तब जाके गांव फैमिली को याद आता है, अच्छा तो ये जो बच्चा है ये हमारा ही बीज है, यानी कि ये हमारी नस्ल है। एंड तब सब लोग गावाओशी को इज्जत देना स्टार्ट कर चुके थे पूरे के पूरे फैमिली के अंदर, बट उससे पहले कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं था। यही रीजन था कि जो गावाओशी था वो अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था एंड आज तक इसके बूढ़े पिता को ये याद नहीं आया कि वो उसका बाप है। लेकिन आज जब गावाओशी ने सारे लोगों को, अपने क्लैन के सारे गद्दारों को वाइप आउट कर दिया एंड इस बंदे को अकेले को छोड़ा है, तो अभी से याद आ रहा है कि ये इसका बाप है एंड ये बार बार इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि तू अपने बाप के साथ ये करेगा, तू अपने बाप के साथ वो करेगा। और जो गावाओशी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है। वो अपने बाप से कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ इस तरीके से बात करो। जिस रिलेशन की तुम बात कर रहे हो वो रिलेशन तुम ऑलरेडी बहुत पहले ख़त्म कर चुके हो। वही जो उसके फादर होते हैं वो कहता है कि चाहे तुम कितना भी डिनाई कर लो, एट द एंड तुम मेरा खून हो, तुम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। गावाओशी कहता है कि मैं बस तुम्हारे ठरक का एक नतीजा हूँ। मुझे कल्टीवेट किया है मेरे मास्टर ने, जिसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत से कल्टीवेट किया, मुझे आज इस लायक बना, ज़्यादा पावरफुल बनाया कि मैं आप जैसे गद्दारों को सजा दे सकूँ। एंड अभी आप चाहते हो कि मैं आपको रिस्पेक्ट दूं। जो गावाओशी था उसे अपने फैमिली के ऊपर स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा शक था, बट एक दिन जो गांव फैमिली के लोग होते हैं, इंटरनल पावरफुल लोग, वो गावाओशी को बुलाते हैं एंड वो गावाओशी को कुछ कुछ ऑफर्स देते हैं एंड हुआंग सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। एंड वो दिन था जब गावाओशी ने इन सभी लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। उसके बाद जो गावाओशी था उसने एक एक करके अपने फैमिली के सारे कोर मेंबर्स को एक्सपोज कर दिया एंड एट द एंड उसने अपने बाप को जिंदा इसलिए रखा है क्योंकि उसको पता चला था कि इन सब चीजों के अंदर उसके बाप का ज्यादा कोई हाथ नहीं है। दूसरा कि एट द एंड वो कितना भी ज्यादा डिनाई ही क्यों ना कर दे, बट एट द एंड वो अपने इस ठरकी बाप का ही खून है। जो गावाओशी था वो बस इतना चाहता था कि जो उसके फादर है वो अपनी गलतियों को मान ले। अगर वो ऐसा करते तो मे बी वो उसे छोड़ देता, बट उसके जो फादर है वो अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। गावाओशी कहता है कि अगर तुम अपनी गलतियों को नहीं मान सकते तो इस जेल के अंदर हमेशा हमेशा के लिए सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वही जो उसके फादर होते हैं वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, बट एट द एंड तुम एक गद्दार हो, तुमने अपनी फैमिली को धोखा दिया है। ये अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरी की पूरी जो गांव फैमिली का फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से हिल चुका है एंड कोई भी गांव फैमिली के ऊपर अटैक कर सकता है। इस वक्त अगर पूरी की पूरी गांव फैमिली के अंदर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बताए तो वो गावाओशी है। गावाओशी इस क्लैन का नेक्स्ट पैट्रियार्क बनेगा। गावाओशी कहता है कि मैं इस क्लैन का लीडर हूँ, मैं इस क्लैन के अंदर इकलौता इटर्नल ट्रू गॉड हूँ एंड जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा क्लैन सरवाइव करेगा। जिस दिन मैं मर गया हमारी क्लैन पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएगी, हमारे क्लैन को लूट लिया जाएगा बाकी के फोर्सेस के द्वारा। आप हमेशा से ये कहते हैं कि आप अपने क्लैन के लिए काफी ज्यादा लॉयल रहे हो, और अगर आप अपने क्लैन के लिए लॉयल रहे हो तो आपको मेरे लिए भी काफी ज्यादा लॉयल रहना चाहिए।
उसका बाप कहता है कि मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कावाओशी बस जाते जाते इतना बोल के जाता है कि इस पूरे दुनिया के अंदर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उसके बाद उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बड़ा किया, और तुम हो कौन, तुमने आज तक मेरे लिए किया क्या है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वही हुआंग सिटी के एक अंडरग्राउंड हॉल के अंदर हम लोग को जू जुन, जुन टियान्यू और जुन टियानी देखने के लिए मिलता है। सुजुन कहता है कि हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि हम 3 फॉरबिडन एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा सके, लेकिन जो सिटी लॉर्ड मेंशन है उसने पूरी सिटी के अंदर नाकाबंदी कर दिया, और उनके वो जो 3 फॉरबिडन एरियाज है वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को गार्डिंग के लिए लगा के रखा है। डेफिनेटली किसी भी ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड्स का वहाँ पे जाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। पहले इन लोगों को गावाओशी फैमिली की तरफ से काफ़ी अच्छी खासी मदद मिल रही थी, लेकिन अभी क्योंकि जो गावाओशी था उसने अपनी फैमिली को, सारे के सारे गद्दारों को फैमिली से निकाल के फेंक दिया था, तो इन लोगों की जितनी भी मदद थी वो भी खत्म हो चुकी थी। वही वहाँ पे हम लोग को लॉर्ड ब्लड क्लाउड भी देखने के लिए मिलता है। जो यिनटियानी होता है वो ब्लड क्लाउड से पूछती है, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से हुआंग सिटी की फॉर्मेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं एंड काफ़ी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, बट हम फाइनली फाइट कब करने वाले हैं। जो ब्लड क्लाउड होता है उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि तैयार हो जाओ, अभी टाइम आ चुका है कि जब हम लोग एक्शन ले। चीज सुन के यूटियानियो और यूटियानिया की फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाता है एंड ये लोग काफी ज्यादा खुश थे कि फाइनली इन लोगों को फाइट करने का मौका मिलेगा। यूजुन कहता है कि हमारा जो टारगेट है वो 3 फॉरबिडन एरियाज है। एंड गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ब्लड क्लाउड मास्टर है उसी का नाम यूजुन है, बट ब्लड क्लाउड मास्टर उसे इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस चीज़ के बारे में मैं आपको फ्यूचर के अंदर बताऊंगा। यूटियानु ब्लड क्लाउड से पूछता है कि हमें किस तरीके से अटैक करना है। वो कहता है कि हमारा जो टारगेट है वो 3 फॉरबिडन एरियाज है एंड जो मोलिजाव है वो सिटी लॉर्ड मेंशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। लोगों के पास शायद से और भी काफी सारे पावरफुल लोग होंगे जो कि हिडन होंगे, बट जब हम तीनों साथ में मिलकर अटैक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हुआंग सिटी के अंदर ऐसा कोई है जो कि हमें रोक सकता है। साथ ही साथ हमें सिटी लॉर्ड मेंशन से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमें उससे डर लगता है। एंड गाइस ये जो 3 फॉरबिडन एरियाज है, एक्चुअली इन 3 फॉरबिडन एरियाज के अंदर जितने भी फॉर्मेशन है हुआंग सिटी के अंदर उन सारे फॉर्मेशन का वीक पॉइंट है, यानी कि अगर ये लोग उन 3 फॉरबिडन एरियाज को डिस्ट्रॉय कर देते तो पूरी की पूरी हुआंग सिटी की जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा वीक हो जाएगी। इसके बाद ब्लड क्लाउड कहता है कि मैं तुम्हें इन सब चीजों के बारे में डिटेल के अंदर बताऊंगा उस दिन जिस दिन हम लोगों को एक्शन लेना होगा। गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यूटियानी और यूटियान हुआ ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लोग यूटियान क्लैन से आए और जो जो यूटियान क्लैन है उसके अंदर ये लोग 5 गॉड्स के अंदर से एक है। इनकी पावर को आप लगभग मौलीजाओ जितना समझ सकते हो। मौलीजाओ जो है वो पूरी की पूरी हुआंग आर्मी के अंदर मोस्ट पावरफुल पर्सन है। हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि एक वाइन पी रहा होता है एंड इस वाइन के अंदर ही उसने हेजी वेनम को मिला के रखा होता है। जो हेजी वेनम था वो बस एक रॉ मटेरियल था, उसे डायरेक्टली कंज्यूम करने पे उसका जो स्वाद था वो इतना अच्छा नहीं था, जिसके वजह से जो लू फैंग होता है वो एक वाइन रिफाइन कर लेता है जिसका काफी ज्यादा यूनिक सा टेस्ट होता है। एंड इस वाइन को पी के इवन लू फैंग की जो स्पिरिचुअल व्हील है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो रही थी। से लू फैंग इस वाइन का एक घुट पीता है, वैसे ही उसके पूरे बॉडी के अंदर से एकदम झंझनासी दौड़ उठती है। उसको अपने आंखों के सामने हल्का हल्का सा ब्लर दिखने लग गया था। वो कहता है ये वाइन, ये हेज पॉइजन, ये सही में काफी ज्यादा तगड़ी चीज है। वाइन के साथ साथ वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन रिफाइनिंग हार्ट टेक्निक को भी परफॉर्म कर रहा था ताकि वो इस हेज वेनम की पावर को एम्पलीफाई कर सके। तरीका लू फैंग यूज कर रहा है, अगर ऐसा तरीका कोई और नॉर्मल प्रैक्टिशनर यूज कर ले तो वो अभी तक टपक चुका होता। बट जो लू फैंग है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि लू फैंग की जो विल है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है। जो पेन है ये उस पेन के सामने कुछ भी नहीं है जिस पेन को लू फैंग ने तब झेला था जब वो स्टार टावर को कॉम्प्रहेंड कर रहा था, स्टार टावर का मास्टर बन रहा था। एंड अभी ऑलरेडी जो लू फैंग की विल है वो चौज रिलम के पीक तक पहुंच चुकी है, जबकि वो बस एक इटर्नल ट्रू गॉड है। जल्दी उसकी जो विल है वो ब्रेक थ्रू करके गॉड रिलम तक पहुंच जाएगी। गाइस यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो लू फैंग है उसने मोरुशा को अपना सोल स्लेव बना के रखा है अपनी लेजेंडरी सोल आर्ट टेक्निक के कारण, क्योंकि जो लू फैंग की विल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर लू फैंग चाहे तो अपने किसी भी अपोनेंट को बस अपनी विल पावर की मदद से आराम से मार सकता है, बट अगर लू फैंग ऐसा करता है तो ये जो चीज है ये ठीक नहीं रहेगी, बिकॉज इन सब चीजों के कारण वो अपनी बाकी एक्सपेक्ट के अंदर पीछे रह जाएगा, यानी कि उसकी बॉडी, उसकी टेक्निक्स, ये सारी की सारी चीजें कमजोर रह जाएगी। इसलिए वो अपने विल पावर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहता। वरना अगर लू फैंग अपनी विल पावर का इस्तेमाल करने लग जाए तो शायद ही पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर या फिर बाहर कोई और बंदा होगा जो कि लू फैंग को हरा सके इटर्नल ट्रू गॉड रिलम के अंदर। एंड रही बात चौज रिलम के अंदर तो उन लोगों को भी लू फैंग बहुत तगड़ी टक्कर दे देगा क्योंकि उसकी जो विल पावर है वो ऑलरेडी चौज रिलम के पीक तक पहुंच चुकी है, तो कोई ऑर्डिनरी चौज मास्टर भी लू फैंग के अटैक्स को नहीं झेल सकता। ये सारी की सारी जो है वो लू फैंग की लेजेंडरी टेक्निक्स है जिनको लू फैंग कभी इस्तेमाल नहीं करता। ये बस इन टेक्निक्स को तब इस्तेमाल करता है जब उसकी बहुत ज्यादा मजबूरी हो, क्योंकि अगर वो इन सारी टेक्निक्स को बार बार इस्तेमाल करता है तो मे बी इन सारी टेक्निक्स के बारे में जो बाकी के हायर लेवल के लोग हैं उन लोगों को पता चल सकता है। जिस टेक्निक की मदद से लू फैंग ने मोरुशा को अपना सोल स्लेव बनाया
बनाया वो टेक्निक बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इवन अगर बाहर के लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी भनक भी लग गई तो वो लू फैंग को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, फिर वो लू फैंग से उसकी लेजेंडरी टेक्निक लेने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इतना ज़्यादा बताने की नीड नहीं थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया आगे का। तो यहाँ पे मोरूशा आ जाता है जो कि लू फैंग से कहता है कि मास्टर, हम काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे, अभी मैं बोर हो रहा हूँ, क्या मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ। जो लू फैंग होता है वो मोरूशा की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मेरे सर्वेंट हो एंड तुम्हारा मास्टर यहाँ पे मेहनत कर रहा है एंड तुम बाहर जाके घूमोगे, मजे करोगे, क्या ये तुम्हारे लिए कोई शर्मनाक बात नहीं रहेगी। मास्टर, ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा घूमना था। लू फैंग कहता है कि तुम्हारी जो विल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है कि तुम यहाँ पे कुछ टाइम रुक भी नहीं पा रहे। मोरूशा कहता है कि मेरा विल पावर का और इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैं बस मजे करना चाहता हूँ, इतनी छोटी सी बात है। के बाद जो लू फैंग होता है वो मोरूशा की तरफ थोड़ा सा गुस्से में देखता है, मोरूशा की फट जाती है, मोरूशा अपनी मुंडी नीचे कर लेता है एंड फिर लू फैंग उसे कहता है कि जब तक फूड नेशन अटैक नहीं कर लेता तब तक हमें यहीं पे रहना पड़ेगा, या फिर हमें पूरी 1 सेंचुरी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक फूड नेशन अटैक ना करे। तभी अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लू फैंग के ऊपर की जितनी भी जगह थी, यानी कि लू फैंग तो इस वक्त एक केव के अंदर था, लेकिन बाहर के अंदर पूरी तरीके से एक टेरिफाइंग कोल्डनेस ऑरा फैल चुका था। मतलब यहाँ पे एक तरीके का डोमेन क्रिएट हो चुका था। इस डोमेन के अंदर पूरा 100 ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से कवर हो चुका था। लू फैंग समझ जाता है कि फाइनली वो लोग आ गए। वही जो मोरूशा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली अभी उसे यहाँ से जाने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पे रह के वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था। लू फैंग मोरूशा की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्विंग यांग को प्रोटेक्ट करना है, तब तक मैं बाहर जाके देख के आता हूँ कि क्या बकचोदी चल रही है। लू फैंग के हाथों के अंदर अभी भी उसका वाइन का गिलास था और वो दरवाजे पे खड़े होकर वो सारा का सारा तमाशा देख रहा था जो भी बाहर हो रहा था। वही जो क्विंग यांग था उसकी थोड़ी सी फट जाती है क्योंकि वो देखता है कि आसपास का पूरा ऑरा चेंज हो चुका है एंड वो पूरी तरीके से एक डोमेन के अंदर कैप्चर हो चुका है। भले उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मोरूशा है, बट मोरूशा है ही क्या चीज़, आफ्टर ऑल वो एक वर्ड ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर है, ऐसा क्विंग यांग को लगता था। बट उसे ये नहीं पता कि मोरूशा लू फैंग का भी बाप है। मोरूशा क्विंग यांग से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम फ्लाइंग बोर्ड के अंदर जाके छुप सकते हो, जब कोई क्रिटिकल मोमेंट आएगा तो मैं डेफिनेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तब तक बैठ के बस तमाशा देखो, अभी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। जो मोरूशा था वो डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्साइटेड था लू फैंग की फाइट देखने के लिए, बट मोयो क्विंग यांग की ऑलरेडी फट के 1000 हो चुकी थी। ये फूड नेशन की फोर्सेस कोई छोटी मोटी फोर्सेस नहीं थी, वो इतनी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस थी। इवन इन लोगों ने सिटी लॉर्ड मेंशन की भी नाक में दम करके रखा था। रही बात लू फैंग की, तो मोयो क्विंग यांग ने आज तक कभी लू फैंग को फाइट करते हुए नहीं देखा था, तो वो डेफिनेटली लू फैंग की पावर्स के बारे में नहीं जानता था। वो बस इतना जानता था कि उसके मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है एंड पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर इवन बड़े बड़े लोग भी उसके मास्टर की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। जो लू फैंग होता है वो एंट्रेंस के करीब आ जाता है एंड अभी भी उसके हाथों के अंदर उसका वाइन ग्लास था, वो धीरे धीरे सिप मारते हुए बाहर का नज़ारा देख रहा था। वो अपने आप से कहता है कि मुझे बस एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करना है, बाकी बाहर जो कुछ भी हो जाए मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो लू फैंग था वो एंट्रेंस गेट के ऊपर ही खड़ा था एंड वो बाहर के नज़ारों को मस्त आराम से देख रहा था और चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। देख सकता था आसमान के अंदर बिलियंस ऑफ स्नो वाइट सिल्क थ्रेड्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि पता नहीं काले बादलों के अंदर से कहाँ से आ रहे थे। एंड ये सारे के सारे जो सिल्क नेट्स थे ये मिलके एक नेट बना रहे थे, यानी कि एक जाल टाइप की कोई चीज़ बना रहे थे, जिसके अंदर उसने उन 3 जायंट मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर्स को पकड़ लिया था, यानी कि गोल्डन टाइगर आर्मी के जो 3 बड़े बड़े ट्रेजर्स थे, इसके अंदर से एक गोल्डन टाइगर भी था, उसे पकड़ लिया गया था। इसके कारण वो जो 3 मैकेनिकल ट्रेजर्स थे जिनको यहाँ पे रखा गया था प्रोटेक्शन के लिए, वो तीनों की तीनों इस वक्त पूरी तरीके से फेल हो चुके थे। लू फैंग जब इस कायनाइट को देखता है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है एंड फिर वो मन ही मन कहता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये जो स्काईनेट है ये इनफ थी, अगर ये मेरे पास होती तो इसकी मदद से मैं आराम से ब्लड पाइथन प्रेसिडेंट को मार सकता था। वो बात अलग है कि लू फैंग ने तभी भी ब्लड पाइथन को काफ़ी ज़्यादा आराम से ही मारा था। जो भी एक्सपर्ट इस स्काईनेट टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है उस एक्सपर्ट की जो पावर है वो ऑलमोस्ट मॉली जाओ जितनी पावरफुल होगी। इसी मोमेंट के ऊपर हम लोगों को एक वुमेन देखने के लिए मिलती है जिसके कपड़े पूरी तरीके से स्नो वाइट कलर के थे एंड उसकी पूरी बॉडी आइसी बॉडी की तरह थी, आंखें भी पूरी तरीके से नीली थी। उसके बॉडी के आसपास एक काफी ज्यादा पावरफुल कॉल्ड ऑरा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। जो गोल्डन टाइगर लीजन और वो दो हुआंग गार्ड्स बड़े बड़े सीक्रेट ट्रेजर थे वो सारे के सारे जम चुके थे। उस औरत के साथ हम लोगों को 3 उसके सर्वेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे, जिनको वो आदेश देती है कि जाओ और इस चीज जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। के बाद वो चारों के चारों जो फिगर होता है वो कैंप के साइड काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं एंड काफी सारे पावरफुल अटैक आसमान से ही कैंप्स की तरफ करने लग जाता है। जब ये अटैक्स कैंप्स के ऊपर हो रहे थे तो कैंप के ऊपर एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन आ जाती है जो कि इस पूरी की पूरी कैंप को बचा रही थी। यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी लोग थे उन सारे लोगों की जो स्ट्रेंथ थी वो 30% से कम हो चुकी थी।
इस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने से जो हुआंग सिटी के गार्ड्स एंड वो सारे के सारे जो मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर थे उन लोगों की स्ट्रेंथ 30% से इंक्रीज हो गई थी, वही अपोनेंट की स्ट्रेंथ 30% से डिक्रीज हो गई थी। के बाद वो तीनों की तीनों उस नेट को फाड़ते हैं एंड यू टियानी की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। यानी मनी मन कहती है कि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इन सभी लोगों के पास लीजन टाइप के मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है, बट इनके जो मूव्स है वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी से है। आज जो यूटियानी होती है वो अपने हाथों को फैलाती है, उसके हाथों के अंदर कुछ आइस ब्लेड्स आ जाते हैं जो कि हवा के अंदर कंडेंस होते हैं एंड वो इन सारे आइस ब्लेड्स को इन लोगों की तरफ फेंक देती है। ये सारे के सारे जो आइस ब्लेड्स होते हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल आइस ब्लेड्स होते हैं। आफ्टर ऑल जो लड़की थी ये 5 यूटियान गॉड्स के अंदर से एक थी, यूटियान क्लैन के, तो इसका पावरफुल होना तो काफी ज्यादा जेन्युइन था एंड साथ ही इसने चौज रिलम के भी काफी सारे स्वॉर्ड मूव्स को प्रैक्टिस करके रखा था। तीसरा, इसके पास एक काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी थी जो कि आईसी बॉडी थी। तीनों मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर्स के जो लीजेंड टाइप कमांडर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो तीनों मिलके भी अगर काम करे उसके बाद भी वो इसकी आईसी बॉडी को नहीं हरा सकते। अभी बस एक ही रास्ता है कि सबसे पहले उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड रही बात इस जगह के प्रोटेक्शन की, तो वो पूरी तरीके से अभी लॉर्ड लुओई के ऊपर डिपेंड है क्योंकि वो जानते थे कि पहले अभी उन्हें अपनी जान बचानी पड़ेगी। अरे रही बात इस जगह की, तो इस जगह को तो लू फेंग बचा ही लेगा। इसी के साथ एक के बाद एक वो तीनों की तीनों जो कमांडर्स होते हैं यानी कि वो तीनों की तीनों मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर होता है वो पकड़े जाते हैं इसके ऑरा के अंदर एंड इसके सिल्क थ्रेड्स के अंदर। हम लोगों को सिटी लॉर्ड मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हम लोगों को सिटी लॉर्ड मेंशन के लॉर्ड यानी कि लॉर्ड हुआंग भी देखने के लिए मिल सकते थे, जिनके साथ मॉली जाओ और एक सफेद बालों वाला बुड्ढा था। एंड इस बुड्ढे के साथ था एक सिंग वाला बंदा जिसका नाम था जनरल लियोंग। एंड ये सारे के सारे मिलके पूरी की पूरी हुआंग सिटी को एक बड़े से स्क्रीन के अंदर देख रहे थे एंड ये लोग उस जगह को भी देख सकते थे जहाँ पे लू फेंग और बाकी लोग थे। ये सारी चीज़ें इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि पूरी की पूरी हुआंग सिटी के अंदर काफ़ी सारे सर्विलेंस कैमराज है। इसके अंदर वो लोग साफ साफ देख सकते थे कि उनके तीनों फॉरबिडन एरियाज़ के ऊपर एक साथ अटैक हो चुका है एंड उन सारे के सारे फॉरबिडन एरियाज़ के अंदर काफ़ी सारे ऑर्डिनरी लोग भी रहते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारा जा रहा है और स्लॉटर किया जा रहा है। एंड इसी छोटी सी एरिया के अंदर कम से कम 100 ऑफ मिलियंस ऑफ लोग थे जो कि यहाँ पे रहते थे एंड डेफिनेटली इन सभी लोगों के जान के ऊपर खतरा था। वैसे तो इन सब लोगों की जितनी भी रेसिडेंसीज थी ये फॉर्मेशन के द्वारा कवर्ड की गई थी, लेकिन ये सारे के सारे जो लोग थे जो इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे वो सारे के सारे टॉप लेवल के इटर्नल ट्रू गॉड थे, जिसके कारण ये सारी की सारी फॉर्मेशन उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो आराम से इसको तोड़ पा रहे थे एंड एज लॉन्ग एज वो अपना एक मूव परफॉर्म करते थे वहाँ के लार्ज नंबर के अंदर जितने भी रेसिडेंसीज या फिर रहने वाले लोग होते थे वो पलक झपकते ही पूरी तरीके से राख के अंदर मिल जाते थे। जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा था और जितने भी लोग मारे जा रहे थे इन सब चीज़ों के कारण जो हमारे लॉर्ड हुआंग थे उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। मॉलीजाओ कहता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी हुआंग गार्ड्स को भेज दिया है वहाँ पे, बट जो भी डिस्ट्रक्शन अभी हो रहा है वो तो नॉर्मल डिस्ट्रक्शन है। ये सब लोग जानबूझ के इस तरीके का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा हुआंग गार्ड्स और बाकी के लोगों को वहाँ पे भेजे। फूड नेशन वाले सही में काफी ज्यादा गिरे हुए लोग हैं एंड अपना गोल हासिल करने के लिए वो किसी की भी कोई फिक्र नहीं करते, चाहे कितने भी लोग मारे जाए उन्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लॉर्ड हुआंग होता है वो कहता है लेकिन हमें अपने लोगों को बचाना होगा। जिन भी एरिया के अंदर वो लोग तबाही मचा रहे हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं। इस तरीके से इतने ज्यादा लार्ज स्केल मैस्क्रू यानी कि किलिंग के अंदर पूरी की पूरी सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से पैनिक हो चुके हैं। जब मार्केस को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो वो डेफिनेटली हम लोगों को भी पनिश करेंगे इस चीज के लिए। इवन थोटो मीवू की था, उसने भी 100 ऑफ मिलियन ऑफ लोगों को मारा था, बट उसने ये धीरे धीरे करके मारा था ना कि एक दिन के अंदर। इसके कारण ये सारी जो चीजें है ये गुप्त तरीके से हो रही थी, बट इस वक्त ये सारी की सारी जो चीजें है वो पूरी तरीके से पब्लिकली हो रही है एंड अगर इसी तरीके से लोग मरते रहे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा एंड वो लोग इस सिटी को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो हमें रेसिडेंसी स्पेस कहाँ से मिलेगी। इस वक्त जितने भी 3 फॉरबिडन एरियाज है वो तीनों के तीनों अटैक के सिचुएशन के अंदर है। वहाँ पे इस बार जो भी फोर्सेस को भेजा गया वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। जूजुन के साथ जो यूनटियानी और यूनटियानी वो दोनों भी है और गाइस जूजुन ही ब्लड क्लाउड है। हुआंग लॉर्ड कहता है कि मैं सिटी लॉर्ड मेंशन को गार्ड करूंगा और जितने भी फॉरबिडन एरियाज है वो मैं आपके हैंड ओवर करता हूँ। वो जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि सिटी लॉर्ड मेंशन का तुम अच्छे से ख्याल रखो, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रही बात उन 3 फॉरबिडन एरियाज की तो उनको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि उन 3 फॉरबिडन एरियाज में से एक फॉरबिडन एरिया के अंदर था, क्योंकि अभी भी आराम से अपनी दारू पी रहा था बैठ के एंड जहरीली दारू पीते पीते ये सारा का सारा तमाशा देख रहा था। लू फेंग देखता है कि ये सारे के सारे जो इटर्नल ट्रू गॉड है जो कि यहाँ पे अटैक करे, यानी कि यहाँ पे यूटियानी आई थी और यूटियानी के साथ 5 इटर्नल ट्रू गॉड्स भी आए थे एंड ये सब लोग मिलकर अभी नॉर्मल रेसिडेंसीज एरियाज की जितनी भी फॉर्मेशन थी उनको ब्रेक करके उन लोगों को मार रहे थे। जब लू फेंग ये सारी चीजें देखता है तो उसका
उसका फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है और वो मन ही मन कहता है ये सब लोग मरना डिजर्व करते हैं। इसके तुरंत बाद उसके हाथों के अंदर वो जो वाइन जग होता है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है एंड उसके पीठ के ऊपर उसके विंग्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे। यानी कि जो लू फैंग था वो गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था एंड जैसी ऐसी कोई चीज होती थी वो भूल जाता था कि उसका किसी चीज के अंदर फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इस वक्त जो बाकी के इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं कि यूटियानिया के साथ आए थे वो लोग सेपरेट जगह के ऊपर काम कर रहे थे एंड वो लू फैंग से काफी ज्यादा दूर थे। इसलिए जो लू फैंग होता है वो अपनी चॉर्टिक विंग्स को ओपन करके अपना एक डोमेन बना लेता है, क्योंकि 100 ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर के अंदर पूरी तरीके से फैल जाता है। लू फैंग का डोमेन इतना ज्यादा पावरफुल था कि लू फैंग का जैसे डोमेन यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था आसपास का जो चौ स्पेस होता है वो पूरी तरीके से फ्लक्चुएट होने लग जाता है। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो लू फैंग की एनर्जी खर्च हो रही है वो काफी ज्यादा है, बट स्टिल लू फैंग की डिवाइन बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी है कि एनर्जी उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो यूटियानिया होती है जब वो इस डोमेन को एक्सपेंड होते हुए देखती तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये बंदा इसका ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ले उसने किसी मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल किया हो, बट स्टिल इस डोमेन के थ्रू ही वो अपना ऊपर एक एक्सट्रीमली हैवी एयर फ्लो महसूस कर सकती थी। जो यूटियानिया थी वो इस डोमेन से नहीं डरती थी, उसे डर था कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स यानी कि वो इटर्नल ट्रू गॉड जो कि उसके साथ आए थे वो सारे के सारे मारे जा सकते हैं इसके अंदर। जितने भी हुआंग गार्ड्स थे उनकी हालत तो इस वक्त काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, लेकिन जैसे वो लोग देखते कि आसपास एक डोमेन फैल चुका है उनके सांस में सांस आ जाती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि फाइनली उनके लॉर्ड गॉड उठ चुके हैं। तो हम लोग को वो 3 इटर्नल ट्रू गॉड्स देखने के लिए मिलता है जो कि दूर लोगों को मैस्क्रू कर रहे थे यानी कि लोगों को मार रहे थे। वो जैसे लू फैंग के इस डोमेन के अंदर आता है एकदम से उनकी जो कॉन्शियसनेस और बाकी सारी चीजें होती है उनके बॉडी के अंदर से उनकी वो सारी चीजें खींचने लग जाती है। यानी कि ऐसा समझ लो जो लू फैंग था उसकी चॉर्टिक विक ओपन करती एक ब्लडी डोमेन ओपन हो गया था। यानी इस डोमेन के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इफेक्ट हो रहे थे जिनको जिनको लू फैंग इफेक्ट करवाना चाहता था। यानी ये सारे के सारे जो नॉर्मल इटर्नल ट्रू गॉड से भले ही टॉप इटर्नल ट्रू गॉड्स लेकिन स्टिल इन लोगों की कोई औकात नहीं थी लू फैंग के डोमेन के सामने। पलक झपकते ही उनमें से 2 इटर्नल ट्रू गॉड्स से ऐसे ही मारे जाते हैं। एक अकेला इटर्नल ट्रू गॉड बचा था जो कि अपनी पूरी ताकत लगा के इस डोमेन से रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टिल उसकी भी पावर धीरे धीरे करके खत्म हो रही थी। एंड जो इटर्नल ट्रू गॉड था जो कि अभी तक बचा हुआ था ये अभी तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि इस ट्रू गॉड के पास कोई हार्ट नहीं था। नॉर्मली जितने भी इटर्नल ट्रू गॉड होते हैं उन लोगों के पास ट्रू गॉड हार्ट होता है, बट कुछ लोग जो होते हैं उनके कल्टिवेशन के तरीके थोड़े से अलग होते हैं, वो थोड़े से मिस्टीरियस टाइप के होते हैं जिसके कारण उनके इटर्नल ट्रू गॉड्स के हार्ट नहीं होते। कुछ स्पेशल सोर्स ऑफ लॉज होता है जिनको स्पेशली कल्टीवेट करना पड़ता है। लू फैंग को इन सब चीजों की कोई नीड नहीं क्योंकि लू फैंग के पास ऑलरेडी 2 इनहेरिटेंस है जो कि डोंगडोंग रिवर और इमोर्टल रिवर इनहेरिटेंस है। वैसे तो यहाँ पे कुल मिला के 3 लोग थे जो कि टॉप इटर्नल ट्रू गॉड से जो कि यूटियानिया के साथ आए थे। मुझे माफ करना मैंने पहले 5 बता दिया था। के अंदर से जो लू फैंग था वो ऑलरेडी 2 लोगों को मार चुका था, वो तीसरे बंदे को नहीं मार पा रहा था। इस चीज के लिए उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था क्योंकि इस वक्त जो लू फैंग था वो खुद भी जाके एक्शन नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे बस इस कैंप की एंट्रेंस को संभालने का काम दिया गया था। एंड उसके अलावा अगर वो एक्स्ट्रा काम करता है तो डेफिनेटली इसमें उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। बट स्टिल लू फैंग को ये सारी बातें काफी ज्यादा चुभ रही थी, इसलिए लू फैंग तुरंत अपने डोमेन की पावर बढ़ा देता है जिसके कारण वो जो बंदा होता है वो तड़पने लग जाता है जो लास्ट इटर्नल ट्रू गॉड होता है। लेकिन तभी वो यूटियानिया की मदद मांगने लग जाता है। जो यूटियानिया होती है वो तुरंत अपने जो बर्फीले सिल्क थ्रेड्स होते हैं उसके मदद से उस बंदे को पूरी तरीके से लपेट लेती है एंड उस बंदे को हवा के अंदर उठा लेती है। शिन शिफ्ट होता है और जो लू फैंग होता है वो तुरंत यांग फैंग गिल्डाउल से कांटेक्ट करता है और वो यूटियानिया के ऊपर की बाउंटी को पता लगाता है। यूटियानिया के ऊपर कुल मिला के 5 मिलियन कॉस्मिक सैंड की बाउंटी थी। जैसे लू फैंग को ये चीज पता चलती है वो तुरंत इस बाउंटी को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड गाइज अगर आप किसी भी बाउंटी को एक्सेप्ट करते हो तो उसकी जो फीस होती है वो मिनिमम 10,000 कॉस्मिक सैंड की होती है। यानी कि जब आप किसी बड़ी बाउंटी को एक्सेप्ट कर रहे होते हो तब अगर आप फेल होते हो तो आपको 10,000 कॉस्मिक सैंड यांग फैंग गिल्ड को पे करने पड़ेंगे। इसलिए कोई भी हरा गहरा बंदा ऐसी किसी की भी बाउंटी को एक्सेप्ट नहीं करता। जब उसके पास दम होता है सामने वाले बंदे को मारने का तभी वो बाउंटी को एक्सेप्ट करता है। भाई जो यूटियानिया होती है वो दूर से लू फैंग को देख रही होती है, वो मनी मन सोचती है ये लॉर्ड लू है, ये दूर से ही टॉप इटर्नल ट्रू गॉड्स को मार पा रहा है बस अपने डोमेन स्किल की मदद से। इसका जो मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है वो सही में काफी स्पेशल है। याद आता है कि प्रेसिडेंट ब्लड पाइथन मरने से पहले उसने एक न्यूज फैलाई थी कि जो लू फैंग का मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है उसकी कीमत लगभग 5 मिलियन कॉस्मिक सैंड है। मे बी ये बात ट्रू है। जिसके बाद वो अपनी सबऑर्डिनेट की तरफ देखती है जिसको उसने पकड़ के रखा था अपनी सिल्क थ्रेड्स के अंदर। वो उससे कहती है कि तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं तब तक इस लॉर्ड लूए को टेस्ट करके आती हूँ। अभी वो जो बंदा होता है वो जस्ट एस्केप करने के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके साइड के अंदर लू फैंग आ जाता है।
लू फेंग ने इस वक्त 10,000 वर्ल्ड एस्केप ऑर्डर का इस्तेमाल किया था, जो कि यिंग कैंग का एक मैकेनिकल सुप्रीम ट्रेजर था, जिसकी मदद से उसकी मूवमेंट स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। इटरनल ट्रू गॉड जो था उसको एक छोटा सा मिनी हार्ट अटैक आ जाता है लू फेंग को इस तरीके से अपने सामने देख के, लेकिन लू फेंग उसे ज्यादा कुछ फील करने का मौका नहीं देता। लू फेंग तुरंत अपने हाथों को इस बंदे के छाती में घुसेड़ के इसका दिल बाहर निकाल लेता है और उसको पिचका देता है। इसके बाद उसकी जो बॉडी होती है उसे लू फेंग स्टार टावर के अंदर फेंक देता है। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो यू टियानिया की तरफ देखता है। जो यू टियानी होती है उसको कोई भी फिक्र नहीं थी अपने इस सबॉर्डिनेट की, क्योंकि आफ्टर ऑल ऐसी फाइट्स के अंदर छोटे मोटे लोग मरते रहते हैं, वो हर किसी की तो फिक्र नहीं कर सकती थी। बस वो लू फेंग की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देखती है और पूछती है, तुम स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, तुम वॉइड के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा लगता है कि सिटी लॉर्ड मेंशन तुम्हारे ऊपर ज्यादा ही भरोसा करती है कि उसने तुम्हें पावर दे के रखी है कि तुम वॉइड के थ्रू ट्रैवल कर सको। बट गाइस, इस चिमकांडी इस पागल औरत को कौन ही समझाएगा कि लू फेंग ये सारी चीजें अपनी ट्रेजर की मदद से और अपनी परफेक्ट डिवाइन बॉडी की वजह से कर पा रहा है, ना कि किसी अरे गहरे इंसान की परमिशन की वजह से। लू फेंग इस बंदी की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसकी तरफ कोल्डली देखते हुए कहता है, यू टियानी क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? यू टियानी हंसते हुए कहती है कि मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से कल्टीवेशन कर रही हूँ और आज तक मुझे ऐसा कोई इटरनल ट्रू गॉड नहीं मिला जो कि मुझे ये कहे कि वो मुझे मार सके। इसके तुरंत बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो यू टियानी होती है उसके हाथों के अंदर काफी सारे आइस ब्लेड्स हम लोग को अपीयर होते हुए देखने के लिए मिलता है। वो फिलहाल के लिए वो जो जायंट गोल्डन टाइगर, 3 स्वॉर्ड्स, स्काई स्प्लिटिंग बिस्ट और वो जितने भी किंग विंग्स, डिवोरिंग इंसेक्ट वगैरह जो भी पकड़ के रखे थे उसने, उन सारे लोगों को फेंक देती है दूर। फिलहाल वो पूरी तरीके से लू फेंग के ऊपर फोकस कर रही थी। लू फेंग उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है यानी कि तलवारबाजी, वो ऑलरेडी चौज रिलम के लेवल तक पहुंच चुकी है। मुझे भी कुछ इक्का दुक्का मूव्स आते हैं, तो मैं आज वो सारे मूव्स ट्राई करना चाहूंगा। वही जो यू टियानी होती है वो हंसती हुई कहती है, अच्छा तुमने कभी हाथ में तलवार पकड़ी भी है? वही हम लोगों को जनरल जिन हाओ, गाओ हाउशी और बाकी सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि मैकेनिकल सुप्रीम ट्रेजर्स को इस्तेमाल कर रहे थे। उन लोगों की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। अगर इस वक्त तक लू फेंग यहाँ पे नहीं आता तो वो लड़की अभी तक इन लोगों के मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर्स को तोड़ फोड़ के इन लोगों को मार चुकी होती है। भाई इसी के बाद जो हिंट आनी होती है वो आसमान के अंदर काफी सारे आइस ब्लेड्स को कंडेंस करती है, जिसके बाद वो इन सारे के सारे आइस ब्लेड को लू फेंग की तरफ फायर कर देती है। वहाँ पे काफी सारे आइस ब्लेड्स थे और लू फेंग काफी ज्यादा लंबे एरिया के अंदर फंस गया था। वो इन सारे आइस ब्लेड से बच तो नहीं सकता था और ना ही वो इन सब चीजों को डॉच कर सकता था। ये जो लू फेंग के आसपास का सराउंडिंग स्पेस था वो भी पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था। लू फेंग फील कर सकता था कि जो यू टियानी है वो यिंग कैंग से काफी ज्यादा बेटर है अगर फ्रंट हेड ऑन कॉम्बैट की बात आए तो। जैसे ही सारे जो ब्लेड्स होता है वो लू फेंग को पड़ने वाले होते हैं, लू फेंग तुरंत दौड़ते हुए आगे जाता है एंड उसकी जो बॉडी होती है उसकी डिवाइन बॉडी अपने आप में एक ब्लेड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उसके बॉडी के अंदर काफी सारी शेडोज हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी। यानी कि उसकी बॉडी एक ब्लेड के अंदर कन्वर्ट हो गई थी एंड इस ब्लेड के आगे काफी सारी शेडोज की लेयर्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी। सारे के सारे जो ब्लेड्स होता है वो ज्यादा से ज्यादा लू फेंग की शेडोज के ऊपर टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट हो जा रहे थे एंड कुछ ब्लड जो कि उसके ब्लड ब्लेड की शेडो को टकराते हुए उसको पेनिट्रेट करके ज्यादा से ज्यादा उसकी स्किन तक पहुंच पा रहे थे। काफी सारे ब्लेड्स उसको हिट करने के बाद भी बस कुछ ही ब्लेड्स थे जो कि उसके बॉडी को टच कर पाए थे। ये सारे जो ब्लेड्स होता है वो बस उसके बॉडी को टच कर पाए थे, जिसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लू फेंग के बॉडी के ऊपर छोटी मोटी खरोंचे आती है, लेकिन ये अगले ही सेकंड पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। यू टियानी ये सारी चीजें देखती है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसको भरोसा नहीं हो रहा था, उसको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था एंड साथ ही साथ अपने 9 आइस ब्लेड टेक्निक के ऊपर भी, जो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को चीर फाड़ के रख देता है। इवन टॉट इन्होंने लू फेंग की बॉडी को टच किया, बट उसके बाद भी जो लू फेंग की बॉडी है उसके ऊपर बस छोटे मोटे कुछ माइनर क्रैक्स आए थे जो कि अगले ही सेकंड पूरी तरीके से हील हो चुके थे। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था वो भी थोड़ा सा शॉक था क्योंकि उसने अपनी फिजिकल बॉडी को इस्तेमाल किया था एंड उसने 10 डायरेक्शन इन्फिनाइट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इस टेक्निक के अंदर उसने अपने आप को एक ब्लेड बना दिया था, बट उसके बाद भी वो जो सामने वाले आइस के गोले या फिर ब्लेड्स वगैरह जो भी थे वो उसकी बॉडी तक पहुंच गए एंड उसने इवन उसकी स्किन को टच भी कर दिया। इस चीज से वो समझ चुका था कि इन सारी ब्लेड्स की पावर काफी ज्यादा पावरफुल थी। अगर कोई और ऑर्डिनरी इटर्नल ट्रू गॉड होता तो वो अभी तक मारा जा चुका होता। तो जो हिंट यानी थी वो पहले जितनी ज्यादा खुश थी, अभी वो उतनी ज्यादा हम लोग को थोड़ी सी टेंशन के अंदर देखने के लिए मिल सकती थी। उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फेंग के पास इस तरीके की बॉडी प्रोटेक्टिंग टेक्निक्स के अंदर उसकी जो बॉडी है वो एक्चुअल में एक स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जो स्वॉर्ड होती है उसकी भी काफी सारी प्रोटेक्टिंग शेडोज बन जाती है। स्टिल लू फेंग को अपनी ये टेक्निक थोड़ी सी कमजोर लगती है। वो कहता है उसकी ये जो 10 डायरेक्शन इन्फिनाइट स्वॉर्ड है ये टेक्निक भी इतनी ज्यादा काम की नहीं निकली। तो वही ये जो पागल औरत थी इसको लगता है कि जो लू फेंग है वो ये सारी की सारी चीजें अपनी मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर की मदद से कर रहा है। वो लू फेंग से कहती है ऐसे लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारे मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है जिसके थ्रू तुम डोमेन क्रिएट करते हो, अपना सेल्फ डिफेंस करते हो, तुम यहाँ से भाग सकते हो, मतलब तुम्हारे पास हर चीज के लिए मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर है। आखिर तुम्हारी खुद की एबिलिटी क्या है? यानी कि देखा जाए तो तुम खुद किसी काम के नहीं हो, तुम अपने ट्रेजर्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहते हो। इसके बाद वो लू फेंग की तरफ देखती है और कहती है ऐसे इंसान से मैं फाइट नहीं करना
चाहूंगी, तो आज के लिए फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद यूटी आनी है तुरंत यहाँ से भागने लग जाती है। वही जैसी वो यहाँ से भागी रही होती है वैसे ही जो लू फैंग होता है वो वॉइड के थ्रू ट्रेवल करने लग जाता है। लेकिन तभी यूटी आनी हंसती हुई कहती है, मुझे पता था कि तुम इसी तरीके से मेरा पीछा करोगे। एंड तभी लू फैंग के सामने अचानक से हम लोग को एक बहुत बड़ा ट्रैप नजर आता है। एक बहुत बड़ा सा बर्फ का जाल बिछ गया था जिसके अंदर की सारी जो स्ट्रैट थे वो एकदम स्नो सिल्क जैसे लग रहे थे, जिसके कारण जो लू फैंग होता है वो और वॉइड के थ्रू ट्रेवल नहीं कर पाता। और इसी टाइम के अंदर यूटी आनी काफी ज्यादा दूर जा चुकी थी। तभी जो लू फैंग होता है उसके हाथों के अंदर एक नाइफ आ जाता है। इस नाइफ के अंदर काफी ज्यादा ग्लो हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि गाइस ये जो नाइफ था ये और कोई नहीं है, गॉड किंग लेवल का नाइफ था। ये गॉड किंग लेवल नाइफ एम्ब्रियो था। ऐसे तो ये गॉड किंग लेवल का वेपन है, लेकिन स्टिल ये अपनी स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है, ये अभी तक पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है, इसलिए ये बस एक नाइफ है। स्टिल इसकी जो पावर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लू फैंग इस नाइफ की मदद से तुरंत वो सारे के सारे सिल्क थ्रेड को काट देता है और अपने सामने वाले जाल को पूरी तरीके से फाड़ देता है। जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो काफी सारे स्लैशेस को यूटियानी की तरफ फेंकता है। यूटियानी को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी इन सारी चीजों से बचने के लिए। वो फील कर सकती थी ये सारी की सारी जो नाइफ फ्लैश है इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि एक हल्का सा स्पेस के अंदर छोटा सा क्रैक बन रहा है। एंड आप लोगों को पता होगा कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट का जो यूनिवर्स है वो कितना ही ज्यादा स्टेबल है। स्पेस के अंदर वो छोटे मोटे क्रैक्स है वो बस जॉर्ज मास्टर लेवल के वॉरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड रही बात स्पेस को फाड़ने की तो वो बस गॉड किंग लेवल के वॉरियर कर सकते हैं। तब तक जो यूटियानी थी वो समझ चुकी थी कि लू फैंग कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो मनी मन कहती है कि ये जो बंदा है ये मेरे सेकंड ब्रदर से ज्यादा पावरफुल लग रहा है। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो 10,000 वर्ल्ड एस्केप का इस्तेमाल करते हुए 3 टाइम ज्यादा फास्टर स्पीड के साथ इस बंदी की तरफ आगे बढ़ता है। उस नाइफ को लेके यूटियानी को ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत उससे करीब आ रही है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो लू फैंग होता है वो अपने ब्लेड से इसकी पूरी बॉडी का चीर फाड़ कर देता है, जो कि डेफिनेटली एक आईसी बॉडी थी जो कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली शैटर हो जाती है। लेकिन अचानक से लू फैंग को कुछ फील होता है कि एक्चुअल में ये जो बॉडी थी ये पूरी तरीके से बर्फ से बनी हुई थी एंड ये इसकी असली बॉडी थी नहीं। लू फैंग अपने सेंसेस के थ्रू आसपास नजर घुमाता है उसकी असली बॉडी को ढूंढने के लिए, बट एट द एंड लू फैंग को कुछ भी नहीं मिलता। लू फैंग समझ जाता है कि इसने यहाँ पे बस अपनी एक नकली बॉडी को भेजा था फाइट के लिए, उसकी जो रियल बॉडी है वो कहीं और है जो कि इस फाइट से काफी ज्यादा दूर है। इस तरीके से तो इस लड़की को भी मारना इतना था आसान नहीं रहा, इसे मारना काफी था मुश्किल हो गया है। काफी सारे जो इटर्नल ट्रू गॉड्स होता है वो इसी तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा आप लोगों को याद होगा कि जो ब्लड पाइथन प्रेसिडेंट का जो डिप्यूटी चीफ उसकी भी 1 मिलियन इंसेक्ट बॉडी थी एंड उसकी इंसेक्ट बॉडी के कारण वो जिंदा बच गया था। इवन टॉट लू फैंग ने उसका 3 बार दिल निकाल के उसके दिल को पिचका दिया था, बट स्टिल उसने अपने बॉडी से कुछ इंसेक्ट जो थे वो दुनिया के कोने कोने में छोड़ के रखे थे, जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी के एक इंसेक्ट के कारण भी वापस से रिकरेट हो सकता था। तो इसी तरीके के जो इटर्नल ट्रू गॉड्स होते हैं हम हर किसी के पास अपने अपने लाइफ सेविंग तरीके होते हैं। इसी तरीके का तरीका लू फैंग के पास भी है। एज लॉन्ग एज उसकी बॉडी का एक खून का बूंद भी बचता है ना, वो वापस से जिंदा हो सकता है। लू फैंग को थोड़ा सा तो बुरा लग ही रहा था कि वो यहाँ पे आए हुए सारे लोगों को नहीं मार पाया। यहाँ पे कुल मिला के 5 इटर्नल ट्रू गॉड्स आए थे जिसके अंदर से वो बस 3 लोगों को हंट कर पाया। वही यहाँ पे हम लोगों को स्वॉर्ड स्काई स्प्लिटिंग बीस्ट और वो टाइगर वाइगर और वो सारे के सारे मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर्स देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर गावाउशी भी बैठा हुआ था। ये सारे आके लू फैंग को ग्रीट करते हैं कि लू फैंग ने 3 इटर्नल ट्रू गॉड्स को मार दिया था देखते ही देखते। भले ये लोग काफी ज्यादा खुश हो, बट लू फैंग को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो लू फैंग था उसने यूटियानियो की बाउंटी को भी एक्सेप्ट किया था, बट उसके बाद भी उसे नहीं मार पाया। बट वही जो लू फैंग दूर देखता है तो उसको दूर नजर आता है कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग बैटल हो रहा था और उसकी फ्लक्चुएशन लू फैंग को यहाँ तक आ रही थी। लू फैंग को इस बैटल फ्लक्चुएशन से ऐसा लग रहा था कि वहां पे दूर कहीं 2 सुपर पावरफुल बींग्स आपस में फाइट कर रहे हैं। बट कुछ भी हो, लू फैंग जानता था कि लू फैंग उन लोगों से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लू फैंग ने अपनी जो डिवाइन पावर्स थी उसको छुपा के रखा था अभी भी। एंड अगर लू फैंग ऐसा नहीं करता तो उनकी खुद की फट जाती लू फैंग के बैटल फ्लक्चुएशंस को देख के। इसलिए जो लू फैंग था उसका मन भरा नहीं था, इसलिए वो तुरंत मू ली जाओ को कांटेक्ट करता है और कहता है हुआंग सिटी के साउथ वेस्ट साइड के ऊपर काफी ज्यादा घमासान युद्ध चल रहा है। मैंने अपने साइड के अंदर जितनी भी पावरफुल फोर्सेज आई थी फूड नेशन की उन सभी लोगों को ऑलरेडी हरा चुका हूँ। अगर किसी को मेरी जरूरत हो उस साइड के अंदर तो मैं वहां पे जाके मदद कर सकता हूँ। एंड इसी के साथ ये चैप्टर यही पे खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो फॉरबिडन एरिया को गार्ड कर रहा था एंड वहाँ पे फाइनली फूड कंट्री की एक टीम वहाँ पे अटैक कर देती है। इस टीम के अंदर कुल मिला के 5 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों को लू फैंग ने मार दिया था एंड 2 लोग बच के भाग गए थे। इसके अंदर से एक यूटियानी भी थी जिसकी बाउंटी लू फैंग ने यांग फेंगेड से ले ली थी, बट उसके बाद भी वो उसे नहीं मार पाता। बट फिर लू फैंग को देखने के लिए मिलता है कि उसी से कुछ दूरी के ऊपर साउथ वेस्ट साइड के अंदर काफी ज्यादा घमासान युद्ध चल रहा होता है एंड इसलिए वो मौली जाओ से पूछता है क्या उन्हें उसकी कोई मदद चाहिए।
बट मॉलिजा उसे रिफ्यूज करते हुए कहता है कि वहाँ पे वापस से जो फूड नेशन के लोग हैं वो दोबारा अटैक कर सकते हैं, इसलिए जिस जगह पे लू फैंग है उसे उसी जगह पे रह के गार्ड करना चाहिए। इसके बाद लू फैंग कुछ नहीं कहता और उसी जगह को गार्ड करना कंटिन्यू रखता है। अब आगे लू फैंग काफी अच्छी तरीके से समझ सकता था कि जो सिटी लॉर्ड मेंशन है उन्होंने ऑलरेडी काफी अच्छे खासे अरेंजमेंट करके रखे होंगे, साथ ही साथ उनके पास कोई डिटेल प्लान भी होगा। सो वो उन्हीं के हिसाब से चलता रहता है। साथ ही साथ वो एक और चीज जानता था कि जो सिटी लॉर्ड मेंशन है उसका काफी ज्यादा लिमिटेड ट्रस्ट है लू फैंग के ऊपर। आफ्टर ऑल जो लू फैंग था वो हर चीज के लिए अपनी एक कीमत लेता था। लू फैंग अपने आप से कहता है वैसे तो उसे और ज्यादा फाइट करनी थी बट उसकी किस्मत ही खराब है। लू फैंग फील करता है कि जो यून टियानी की डिवाइन पावर थी वो उसकी डिवाइन पावर से काफी ज्यादा थी एंड उसके मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर के साथ वो उसकी परफेक्ट डिवाइन बॉडी जितनी मैच कर गई थी। बट एट द एंड जो लू फैंग की परफेक्ट डिवाइन बॉडी है उसका जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से अनलिमिटेड है। बट से लू फैंग को ऐसा फील होता है कि उसे इंप्रूवमेंट की अभी भी नीड है। अगर देखा जाए तो जो लू फैंग है वो एक्सपीरियंस के मामले के अंदर यू टियान हूँ और जुयून यानी कि ब्लड क्लाउड इन सभी लोगों से काफी ज्यादा पीछे है। बिकॉज लू फैंग को इटर्नल ट्रू गॉड बने हुए बस 20 सेंचुरीज हुई थी। वही अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये काफी सारी सेंचुरीज से अपना एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीजें एक्यूमुलेट कर रहा है। हमें सिटी लॉर्ड मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लो ल्यूजाओ होता है, वो कहता है कि हमारी एक फॉरबिडन एरिया जीत चुकी है ऑलरेडी, बची हुई 2 फॉरबिडन एरिया के अंदर अभी भी धमासा न्यूज चल रहा है। गोल्डन टाइगर लीजन, 3 स्पॉट स्काई स्प्लिटिंग बेस्ट और ब्लड विंग डेवोरिंग इनसाइट जो कि लू फैंग वाली फॉरबिडन एरिया के अंदर थे, ये सारे के सारे कम्युनिकेट करते हुए डिटेल्स बता रहे होते हैं हायर अप्स को। ये लोग लू फैंग से काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग कहता है कि लकीली लॉर्ड लूए के कारण हम लोग फूड नेशन के 3 लोगों को मार पाए, अगर वो नहीं होते तो हमें पता नहीं और सारी ट्रूप्स की जरूरत पड़ती। जो इटर्नल ट्रू गॉड जो कि थंडर को कंट्रोल कर रहा था उसका जो थंडर ट्रेजर था वो भी लॉर्ड लूए के पास ही है। इस लॉर्ड लूए के लिए 2-3 मिलियन कॉस्मिक सैंड कमाना लिटरली कोई नई बात नहीं है। इसको तो चलते फिरते ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है इतना पैसा कमाने के लिए। सिटी लॉर्ड मेंशन ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानती थी। अल्ट्रा सिटी लॉर्ड मेंशन ये चीज भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि जो लू फैंग है वो कभी उन लोगों को धोखा नहीं देगा, बट स्टिल उन लोगों को हमेशा से एक बैकअप प्लान रखना पड़ता था। अगर लू फैंग ने कभी भी सिटी लॉर्ड मेंशन को धोखा दिया तो उसके लिए ऑलरेडी सिटी लॉर्ड मेंशन ने एक और बैकअप प्लान बना के रखा था। हमें एक घमासान युद्ध देखने के लिए मिलता है। ये जो युद्ध था ये मॉली जाओ और यून टियान हूँ के बीच में हो रहा था। जो मॉली जाओ होता है वो एक लीजन मैकेनिकल सीक्रेट ट्रेजर यूज कर रहा होता है जो कि 6 आर्म डिवाइन आउल था। ये दोनों जब जब एक दूसरे से टकरा रहे थे बहुत जोर जोर के हम लोगों को क्लैश देखने के लिए मिल सकते थे। इन लोगों की जो टकराने की पावर थी वो ऑलरेडी हेवन और अर्थ को टच कर चुकी थी। मॉली जाओ कहता है कि ये जो यू टियान हुआ ये सही में एक लीडर कहलाने के लायक है 5 गॉड यू टियान का। इसकी जो डिवाइन बॉडी है वो सही में इंक्रेडिबल लेवल तक कल्टीवेट हो चुकी है। इवन थॉट मेरे इतने ज्यादा पावरफुल हमलों के बाद भी इसके बॉडी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, बस 2-4 छोटे मोटे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं जो कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी तरीके से हील हो जाता है। मॉली जाओ के लिए अभी ये जो फाइट थी ये काफी ज्यादा सरदर्द बन चुकी थी क्योंकि वो सामने वाले पर्सन का कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहा था। जब उसने पहले लॉर्ड ब्लड क्लाउड के साथ फाइट की थी तब उसके पास रेलम का एडवांटेज था एंड साथ ही साथ काफी सारी फॉर्मेशंस भी उसे सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वो बात अलग है वो तभी भी हार गया था। बट यून टियान के केस के बात अलग ही थी। उसकी जो डिवाइन बॉडी थी वही काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो यून टियान होता है उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होता है। उसे एक मैसेज आता है जो कि ब्लड क्लाउड गॉड का था। वो उससे कहता है कि यून टियान जल्दी से वापस लौट जाओ। यून टियान को कुछ समझ नहीं आता कि वापस से ऐसा क्यों कह रहा है ये ब्लड क्लाउड बताता है कि जो यू टियान ही है वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है अपने मिशन के अंदर। साथ ही साथ ब्लड क्लाउड के सामने भी इस वक्त जनरल योंग हुआ है जिसके कारण जो ब्लड क्लाउड है वो यहाँ से जा रहा है। कहीं ऐसी बात नहीं थी कि जो ब्लड क्लाउड है वो योंग से डरता है, बट बात ऐसी थी कि वो इस बंदे के साथ अभी इस वक्त फाइट नहीं करना चाहता था। इसके रीजन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ब्लड क्लाउड बताता है कि मैं भी यहाँ से भाग रहा हूँ, अगर तुम नहीं भागे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। ब्लड क्लाउड गॉड को मार्किस काफी ज्यादा सपोर्ट करती थी। उनके लिए जो ब्लड क्लाउड था वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट मोहरा था, लेकिन ब्लड क्लाउड ने कभी भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं की। वो हमेशा से अपनी 50% स्ट्रेंथ के साथ ही फाइट करता था। वो जानता था अगर वो अपनी कभी भी 100% स्ट्रेंथ का यूज करता है तो इससे होगा ये कि जो मार्किस है उन लोगों की एक्सपेक्टेशन ब्लड क्लाउड के लिए बढ़ जाएगी और साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा मुश्किल मिशन दिए जाएंगे। एंड ब्लड क्लाउड जितने ज्यादा मुश्किल मिशन के अंदर जाएगा उतनी उसके जो जिंदा रहने की चांसेस है वो खत्म होती जाएगी। और ब्लड क्लाउड को चौज रिलम के ऊपर पहुंचना था कुछ भी करके। मार्किस या फिर फूड किंगडम से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अगर किसी चीज से फर्क पड़ता था तो वो था जिंदा रहना।
उसके लिए जिंदा रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वैसे भी दो पावरफुल नेशन या फिर दो पावरफुल कंट्रीज के बीच में अगर वो फाइट करता है तो डेफिनेटली वो पिसा ही जाएगा एक ना एक दिन। इसलिए वो उतना ही इन्वॉल्व होता था इन सारे मैटर्स के अंदर जितने में से वो आराम से निकल सके। वही जो ब्लड क्लाउड था उसके सामने इस वक्त जो था वो बंदा और कोई नहीं बल्कि योंग हुंग था, जो कि वही बुड्ढा था जिसको लू फैंग की स्ट्रेंथ के ऊपर थोड़ा सा शक था। एंड ये जो बंदा है ये हुआंग सिटी का नहीं है, ये हुआंग सिटी के अंदर नया नया आया था, जिसे मार्किस के द्वारा भेजा गया था यहाँ पे ताकि वो हुआंग सिटी की कंडीशंस को थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर सके। एंड डेफिनेटली इटर्नल ट्रू गॉड्स के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इटर्नल ट्रू गॉड था जो कि ऑलरेडी पीक तक इवॉल्व हो चुका था। एंड यही रीजन था कि जो ब्लड क्लाउड था वो इस बंदे के साथ फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने इस बंदे के साथ फाइट की तो उसे अपनी 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वक्त सबसे बड़े उसके रास्ते के अड़चन दो लोग बन रहे थे, जो कि एक लू फैंग था और दूसरा ये जनरल योंग हू था। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो जनरल योंग हू होता है वो ब्लड क्लाउड लॉर्ड का पीछा कर रहा होता है। वो नहीं चाहता कि ब्लड क्लाउड लॉर्ड आज भाग के जाए, एंड साथ ही सोचता है कि अगर इस बार ये हुआंग सिटी के अंदर आया तो डेफिनेटली कुछ न कुछ काम करके ही जाएगा। इस बार ये ब्लड क्लाउड लॉर्ड को जड़ से उखाड़ के जाएगा। इसलिए वो ब्लड क्लाउड लॉर्ड की तरफ काफी ज्यादा मर्डरस इंटेंट के साथ देखता है एंड उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। देखा जाए तो ये जो योंग हू था इसके पास भी इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी थी, बट गाइस सब लोगों की जो इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी होती है वो अलग अलग होती है, और उसी तरीके से जो लू फैंग की इन्फिनाइट डिवाइन बॉडी है वो इन सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है। जनरल होंग एक चीज काफी अच्छी तरीके से जानते थे कि ये जो ब्लड क्लाउड है इसकी जो डिवाइन बॉडी है वो उसकी जितनी पावरफुल नहीं है, बट अगर देखा जाए तो उसका जो रिलम है वो काफी ज्यादा हाई है। साथ ही साथ जो ब्लड क्लाउड के अनप्रिडिक्टेबल मूव्स है वो काफी ज्यादा अजीब है। जो बुड्ढा था ये मनी मन सोचता है कि हुआंग सिटी की फॉर्मेशन की मदद से मे भी उन लोगों के पास आज एक चांस हो सकता है कि वो इस बंदे को मार सके, एंड अगर आज हुआंग सिटी की फॉर्मेशन नहीं होती तो शायद ही वो ब्लड क्लाउड का एक बाल भी उखाड़ पाता, कि मे बी वो उसे फाइट के अंदर टक्कर दे दे, लेकिन उसको हराना और उसको मारना लगभग पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी जो ब्लड क्लाउड होता है वो देखता है कि ये बुड्ढा उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए ब्लड क्लाउड तुरंत पीछे मुड़ता है, एक स्माइल करता है और उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से एक लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। एंड ये जो ब्लड क्लाउड था ऑलरेडी इसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी थी, जब ये लिक्विड के अंदर चेंज होती है तो लगभग यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। एंड ये जो बाढ़ थी ये पूरी तरीके से रेड कलर के ब्लड की बाढ़ थी, जो कि पूरी तरीके से पूरी की पूरी सिटी के अंदर फैल जाती है, आसपास के एरिया के अंदर। ये एक तरीके की डोमेन की तरह थी। कुछ ही टाइम के अंदर ये जो वेव्स होती है पूरी की पूरी सिटी के अंदर फैल जाती है, एंड लगभग जैसे 100 ऑफ मिलियन माइल्स के अंदर ये फैलती है, उतने एरिया के अंदर जितने भी ट्रू गॉड्स थे वो सारे के सारे तड़प के मरना शुरू हो जाते हैं। जो जनरल योंग होता है उसका फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है एंड वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो तुरंत अपना एक इनविंसिबल ट्रेजर निकालते हैं जिसके थ्रू वो इस रिवर को रोक सके। ब्लड क्लाउड ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर ऑलरेडी 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को मार दिया था, जिसके बाद वो जनरल योंग की तरफ देखता है और कहता है, जनरल योंग मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास काफी सारे ट्रेजर्स है एंड डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी मेरे से स्ट्रांग भी है, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से मुझे फॉलो करते रहे और फॉर्मेशन के अंदर फंसाते रहे तो मैं आज यहाँ से नहीं भाग पाऊंगा, एंड अगर मैं यहाँ से आज नहीं भाग पाऊंगा तो तुम अंदाजा लगा लो कि मैं कितनी सारी जानें ले लूंगा। मुझे बस 1 सेकंड हुआ है और ऑलरेडी 100 मिलियन लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अगर तुम आज मेरे साथ यहाँ पे फाइट करते हो तो तुम मुझे हरा पाओ या ना हरा पाओ वो तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लोग ऑलरेडी मारे जाएंगे। एंड ये चीज योंग काफी अच्छी तरीके से जानता था, जिसके कारण ये जो बुढ़ा होता है ये ना चाहते हुए पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर आज ये यहाँ पे फाइट करता है एंड इवन वो अगर इस बंदे को मार भी देता है तभी भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस पापी की जान की कीमत उन ट्रिलियंस ऑफ ट्रू गॉड्स की जान के बराबर नहीं होगी। ऑलरेडी इस बंदे ने एक ही सेकंड के अंदर 1 बिलियन से भी ज्यादा ट्रू गॉड्स को मार दिया, जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा नंबर था। इस नंबर से ऐसा मत समझना कि पूरी की पूरी हुआंग सिटी उजड़ गई, कि हुआंग सिटी की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि आप ऐसा समझ सकते हो कि अभी जितने भी लोग मारे गए मतलब 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग, वो बड़े मुश्किल से 2 से 3% के आसपास होंगे हुआंग सिटी के। हुआंग सिटी के अंदर से जो टैक्सेस इन लोगों को इन गरीब लोगों से मिलते हैं यानी कि ट्रू गॉड से मिलते हैं वो काफी ज्यादा है। यही सबसे बड़ा मेन रीजन है कि ये सारे के सारे जो फूड नेशन वगैरह है जो कुछ भी है ये सारे के सारे हुआंग सिटी के लिए फाइट कर रहा है। ये जो बुढ़ा होता है ये ब्लड क्लाउड लॉर्ड को यहाँ से जाता हुआ देखता रहता है एंड वो मनी मन सोचता है ये जो ब्लड क्लाउड लॉर्ड है ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इतने सालों के अंदर इसने कभी भी ब्लड क्लाउड से ज्यादा पावरफुल पर्सन को कभी नहीं देखा, एक इटर्नल ट्रू गॉड को। जनरल योंग मनी मन सोचता है कि अगर आज हुआंग सिटी की फॉर्मेशन नहीं होती तो उन्हें नहीं लगता कि वो उसे टक्कर भी दे पाते। जो ब्लड क्लाउड था वो इतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं था, इसलिए वो सोच रहे थे क्या ये कोई सीक्रेट बंदा है, क्या इसे किसी गॉड किंग लेवल के वॉरियर के थ्रू ट्रेनिंग किया गया है। देखा जाए तो पॉपुलैरिटी के मामले में जो योंग जू था ये बुड्ढा ये काफी ज्यादा फेमस था ब्लड क्लाउड के कंपैरिजन के अंदर, बट ब्लड क्लाउड का जो रिलम था वो ऑलरेडी योंग जू से काफी ज्यादा था। इस चीज से योंग जू एक चीज काफी अच्छी तरीके से समझ चुका था कि हमेशा स्टेटस मैटर नहीं करता। कई बार काफी सारे पावरफुल लोग होते हैं जो कि अपने स्टेटस को हाइड करके रखते हैं, जिसके बाद वो जो बुड्ढा होता है वो अपने आसपास देखता है एंड वो एक एस्टिमेट लगाता है कि लगभग 8 बिलियन से भी ज्यादा
ज्यादा जिंदगी है ऑलरेडी ये ब्लड क्लाउड ले चुका है अभी तक। आज के दिन से में काफी सारे लोग मारे गए एंड ये बहुत बड़ा लॉस है। उन्हें ये जो चीज है ये मार्किस को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करनी होगी। फाइनली ये सारी की सारी जो फाइट होती है खत्म हो जाती है एंड आज के फाइट के अंदर लगभग 10 बिलियन से भी ज्यादा लोग मारे चुके थे टोटल अगर काउंट किया जाए तो। हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि फॉरबिडन एरिया के अंदर बैठा हुआ था मोरूशा के साथ। वही साइड के अंदर हम लोगों को साथ में मोयो किंग भी देखने के लिए मिल सकता था। ये लोग आपस में चिड़िया उड़, मैना उड़ और तोता उड़ वो सारे गेम्स खेल रहे थे। लेकिन तभी जो लू फैंग होता है उसे कॉल आता है जो कि मोलोजाओ का था। मॉलीजाओ लू फैंग से कहता है कि उसका जो मिशन है वो फाइनली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो फूड नेशन की फोर्सेज है वो पूरी तरीके से पीछे हट चुकी है एंड अभी दोबारा काफी ज्यादा मुश्किल है उनके लिए कि वो कोई और एक्शन ले। मॉलीजाओ लू फैंग से कहता है क्योंकि उन लोगों के साथ जनरल योंग थे इसलिए जो ब्लड क्लाउड था उन्होंने फाइट करने से इनकार कर दिया एंड उन्होंने रिट्रीट ले लिया। जनरल योंग वैसे तो ब्लड क्लाउड को मारना चाहते थे लेकिन ब्लड क्लाउड ने अपनी गंदी चालों से जनरल योंग को रोक लिया। उन्होंने उसे 100 ऑफ बिलियंस ऑफ लोगों का डेथ थ्रेट दिया था। लू फैंग मॉलीजाओ से पूछता है कि इस वक्त सिचुएशन कैसी है। मॉलीजाओ बताता है कि काफी सारे लोग मारे गए, लगभग 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए। ये चीज सुनकर डेफिनेटली लू फैंग को भी एक झटका लगता है जिसके बाद जो लू फैंग होता है वो कुछ नहीं कहता। मॉलीजांग लू फैंग से थैंक्स कहता है उसकी मदद के लिए। लू फैंग कहता है कि ये छोटी सी बात थी एंड वैसे भी उसने अपनी मदद के लिए अपनी कीमत ली थी। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो मोर्शा और मोयो किंग को लेके अपनी फ्लाइंग बोट के अंदर निकल जाता है। वही यहाँ पे जो जिन हाउ था और जो हुआंग गार्ड थे वो सारे के सारे लू फैंग को जाते हुए देखते हैं। वो लोग मन ही मन सोचते हैं कि अगर लू फैंग यहाँ पे सिचुएशन को संभालती अगर दूसरे जगह पे चला गया होता यानी कि दूसरे फॉरबिडन एरिया में चला गया होता तो मे बी ये जो सिचुएशन होती इतनी ज्यादा बुरी नहीं होती, इतने लाखों लोग नहीं मारे जाते। ऐसी जो लॉर्ड लू है उन्होंने यू टियान्यू को हराया था उसी के तुरंत बाद हम लोग को लॉर्ड लू को दूसरी जगह पे भेज देना चाहिए था। तभी वो जो साइड में दूसरा हुआंग गार्ड होता है वो गावाओशी से कहता है कि ये सारे के सारे इंटरनल अफेयर्स है जो कि हम डेफिनेटली नहीं अरेंज कर सकते क्योंकि गावाओशी वगैरह ये सारे के सारे छोटे मोटे गार्डिंग ट्रूप्स वगैरह थे हुआंग आर्मी के अंदर। ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे, उनको बस ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते थे।